गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दानिश शबीर आप लोगों के साथ एक नई टॉपिक शेयर करने आया हूँ। आज मैं बीकॉम पार्ट 2 के बिजनेस लॉ के बारे में, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके बारे में मैं आपको आज बताऊँगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 2C के तहत कहा गया है कि द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड ए प्रोमिसी। यानी वे लोग जो किसी को कोई प्रस्ताव देते हैं प्रमोशर कहलाते हैं, और जो लोग इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करते हैं यानी स्वीकार करते हैं वो प्रोमिसी कहलाते हैं। जब कोई भी वैलिड एग्रीमेंट तभी कहलाएगा, कोई भी एग्रीमेंट, जब तक वो नियम कानून के आधार पे हो। अगर नियम कानून के आधार पे नहीं होता है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। सर पॉलक ने कहा कि एवरी एग्रीमेंट एंड प्रोमिसी इन्फोर्सेबल बाय इज लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि वो सारे एग्रीमेंट प्रोमिसी जो लॉ के द्वारा किया जाता है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया, जिनमें मुख्यतः 10 बातें आती हैं और उसको आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है कि प्रपोजल, यानी किसी चीज़ का हम लोग कोई एग्रीमेंट करेंगे तो सबसे पहले प्रपोजल देंगे कि हम लोगों को कोई सामान बेचना है, तो मैं जाऊंगा कहूँगा कि मुझे सामान बेचना है, ये मेरा प्रपोजल है। अगर आपको वो सामान खरीदना है तो आप क्या करिएगा, प्रोमिसी हो जाइएगा। अगर सामान नहीं खरीदना है तब आप वो प्रपोजल देगा, आप प्रोमिसी नहीं होइएगा, एग्रीमेंट नहीं होगा। यानी दोनों पक्ष को बिना किसी दबाव के वो एक ही पॉइंट पे जाके एग्री हो जाए। जैसे मैं 10,000 रुपये में कोई सामान बेचना चाह रहा हूँ और आप 10,000 में खरीदना चाह रहे हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट जब हो जाएगा, जब नियम कानून के तहत होगा, तब जाके ये एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। जिसमें पहला है क्या क्या होना चाहिए इसमें, तो पहला प्रपोजल यानी प्रस्तावक होना चाहिए, जो प्रस्ताव दे, तभी ना कोई किसी को देगा, तभी ना उसको प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेगा कोई। दूसरा होता है वचन यानी प्रॉमिस, कि इसमें क्या है कि जब कोई प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तो वो उसका वचन देता है कि आप ये सामान हमको इतना देंगे और उसके एवज में मैं इतना पैसा आपको दूंगा। तो पहला कौन हुआ, जो प्रस्ताव करने वाला यानी प्रोमिसर। दूसरा वचन यानी प्रोमिसी, कि हमने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपका ये सामान ये कर लूँ। तीसरा है प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, यानी प्रस्ताव देने वाला प्रस्तावक कहलाता है, वचनदाता कहलाता है, और उसको उस व्यक्ति को जो स्वीकार करता है उसको वचनग्रीता यानी प्रोमिसी कहा जाता है। दोनों का होना जरूरी है। अगर प्रोमिसर है, प्रोमिसी नहीं है, एग्रीमेंट नहीं होगा। उसके साथ साथ वैलिड एग्रीमेंट होने के लिए प्रतिफल होना चाहिए, कंसीडरेशन, कि अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उसके एवज में कुछ आपको देना होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ कौन सा चीज़ देना होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी होगी, पैसा देना होगा, धन देना होगा, सर्विस देना होगा, उसके अकॉर्डिंग आप उससे सर्विस या पैसा जो भी ले सकते हैं। तो कंसीडरेशन के बिना एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप बाबूजी को कहे कि बाबूजी हमको 10,000 रुपया चाहिए, और वो बाबूजी आपको बोले कि ठीक है हम बेटा दे देंगे। आपने प्रपोजल दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, आपको पैसा दे दिया, लेकिन ये एग्रीमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो पैसे का भी लेन देन हुआ, लेकिन हुआ पैसे का लेन देन, लेकिन क्या है कि साथ में कोई चीज़ आपने दी नहीं बाबूजी को। तो अगर किसी चीज़ की बात हुई थी, जब तक अगर वही चीज़ एग्रीमेंट कब होगा, जब आप मार्केट में गए, आपने कहा मैं मोबाइल खरीदूंगा और मोबाइल दिया गया, और मोबाइल देने के वक्त आपने उसको 10,000 रुपया दिया, उसने आपको मोबाइल दिया, यानी कि एक दूसरे में कंसीडरेशन हुआ, प्रतिफल हुआ। आप उसको उससे मोबाइल लिए और उसने आपको पैसा दिया। लेकिन बाबूजी और आपके कंडीशन में तो ऐसा नहीं था, तो आपने पैसा ले लिया और बाबूजी को कुछ नहीं दिया, इसलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रस्तावक होना चाहिए, वचनगीरता होना चाहिए, प्रस्तावक और वचनगीरता दोनों होने चाहिए, कंसीडरेशन यानी प्रतिफल होना चाहिए, उसके बाद ठहराव यानी एग्रीमेंट होना चाहिए। बिना एग्रीमेंट के कोई भी आपका काम नहीं हो सकता है।
प्रस्तावक किसको कहते हैं, एग्रीमेंट किसको, जिस पॉइंट पे जाके आप एग्री हो जाइए कि हम 10,000 में लेंगे। अगर मान लीजिए मैं सामान लेके आया हूँ, मैं कहूँ कि 10,000 का सामान है, आप कहिए कि नहीं 5,000 का है, दोनों आदमी में हो, उसके बाद मालूम चला कि नहीं हम 10,000 में लेंगे, 8-9,000 में दोनों आदमी एग्री हो गए, तो 9,000 जो होगा वो मेरा एग्रीमेंट का अमाउंट होगा। उसके बाद आता है वाइड एग्रीमेंट। वाइड एग्रीमेंट कहते हैं व्यर्थ ठहराव को, वैसा ठहराव जो कि वैलिड नहीं हुआ हो, वैलिड नहीं हुआ हो। इससे क्या होगा कि आप राज्य नियम के द्वारा कोई काम नहीं किए हैं तो वो ठहराव जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो आपका एग्रीमेंट ही नहीं होगा। तो वैसे सारे राज्य नियम के कानून के द्वारा ही हमको करना है, नहीं तो मेरा एग्रीमेंट नहीं होगा। उसके बाद आता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस, पारस्परिक वचन, जो एक दूसरे के बीच दिया जाता है कि आप हमको कुछ दीजिएगा और आपके कंसिडरेशन यानी प्रतिफल के सपोर्ट में मैं कुछ आपको दूंगा। कंसिडरेशन और रेसिप्रोकल प्रॉमिस होना चाहिए। अगर रेसिप्रोकल को प्रॉमिस नहीं होता है तो आपका कंसिडरेशन नहीं होगा, और कंसिडरेशन नहीं होगा तो एग्रीमेंट नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और जब ये इतनी बातें हो जाती हैं तब आता है कॉन्ट्रैक्ट। वैसा सारा वैलिड पॉइंट जो राज्य नियम के अनुसार किया गया हो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उसके बाद आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैसा होता है जो व्यर्थनीय अनुबंधन कहा जाता है, यानी वो आपका अनुबंधन तो है लेकिन लगभग व्यर्थ के, बेकार के पड़ा हुआ। जैसे मैं गया, हमारे 10,000 में आपको मोबाइल भेज दूंगा, उसने कहा मैं नहीं लूंगा, ठीक है, मैं एग्री नहीं हुआ। अगर एग्री नहीं हुए तो आपको नहीं होगा। उसी के बाद वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वैध कॉन्ट्रैक्ट। वैध कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि वैसा जो राज्य नियम द्वारा परिवर्तित नहीं हो सके, जिसको बदला नहीं जा सके, वैसे कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कॉन्ट्रैक्ट यानी व्यर्थ अनुबंधन कहते हैं। कि अगर अनुबंधन नियम न कानून के द्वारा नहीं हुआ होगा तो वो वैलिड नहीं कहलाएगा। इसी के साथ आज फिर नेक्स्ट टॉपिक में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो हमको बता दीजिए, फिर मैं और मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए। और किसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए उसके लिए भी कमेंट करें, मैं आपको प्रोवाइड करूँ। धन्यवाद।